दोस्तों, राजस्थान के पास पुष्कर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर पुष्कर के पास एक जगह पड़ती है सुधाबाई कुंड, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस जगह का एक ऐसा रहस्य है जिसकी गहराई में सिर्फ पानी नहीं बल्कि सदियों का रहस्य और अनकही कहानियां तैरती हैं। बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पे जिन लोगों के ऊपर कुछ अनजान शक्तियाँ आ जाती हैं, जो अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, उनको दूर करने के लिए उन्हें मेहंदीपुर बालाजी या फिर अलग अलग बालाजी में उन मंदिरों में ले जाया जाता है। वैसे ही सुधाबाई कुंड में हर साल एक अनोखा मेला लगता है जिसे कहते हैं भूत मेला। चलिए मैं आपको एक रात की कल्पना कराता हूँ, जहाँ गहरे अंधेरे में रेगिस्तान की सर्द हवाएं आपके आसपास कुछ फुसफुसा रही हों, और एक विशेष अमावस्या के चौथे दिन गांव के बुजुर्ग आपको बताते हैं कि उस रात धरती और पाताल के बीच की दीवार सबसे कमज़ोर पड़ जाती है। हाँ, धरती और पाताल के बीच की दीवार। जैसे ही ढलती शाम अपने पर फैलती है, कुंड के चारों ओर अजीब सी खामोशी डेरा जमा लेती है, जो सिर्फ दूर दूर से आती ढोल की धीमी लयबद्ध गुंज में मिल रही हो। ये कोई साधारण मेला नहीं है। यहाँ की हवा में एक भारीपन है जो कि आप महसूस कर सकते हो, एक अनजान डर है और एक गहरी आस्था हजारों लाखों लोगों की। लोग यहाँ पर नाचने गाने नहीं बल्कि मुक्ति की तलाश में आते हैं। जिन आत्माओं को शांति नहीं मिली, जो भूत प्रेत बनकर भटक रहे हैं, उन्हें आज़ाद करने के लिए। मैं हूँ रामाकृष्ण दीक्षित, और आज मैं आपको एक ऐसे ही परिवार की कहानी सुनाऊंगा जो यहाँ आया तो था रूहों से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन उनकी एक छोटी सी भूल उन्हें ले गई गहरे अंधेरे में। ये कहानी है दो बहनों की, आन्या और सिया। ये पूरी फैमिली पुष्कर के एक होटल में रुकी थी। पुष्कर का एक होटल का एक छोटा सा कमरा, बीच में 3 बेड थे, साइड में एक खिड़की, और कॉर्नर में बैठी थी 17 साल की सिया, छोटी बहन। हाथ में उसके माला थी, आंखों में रातों की नींद का दर्द, क्योंकि सिया के ऊपर कुछ अनजान शक्ति हावी हो रखी थी कुछ महीनों से उसका बिहेवियर बदल गया था इन अनजान शक्तियों की वजह से। वो रात को चीखती थी, नींद में उठकर बैठ जाती थी, कभी कभी खुद को चोट पहुंचाती थी। डॉक्टर को दिखाया गया, काफ़ी सारे साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया, पर डॉक्टर की रिपोर्ट्स यही कहते थे कि एंजाइटी है, स्लीप डिसऑर्डर, काउंसलिंग, जैसा कि मेडिकल साइंस में होता है, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को मेजर नहीं कर पाते हैं, और वैसे ही हुआ। लेकिन फिर घर के बुजुर्गों ने उसकी हालत देखी और उन्होंने कहा कि डॉक्टर कुछ नहीं समझेंगे, लड़की पर कुछ है। सुधाबाई कुंड ले चलो, वहाँ डुबकी लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा। आज पूरा एक दिन बीत चुका था सिया को सुधाबाई कुंड में नहाए हुए। आइडली तो सब कुछ सही हो जाना चाहिए था और सब कुछ एकदम नॉर्मल भी था। परिवार खुश था कि सिया एकदम से ठीक हो गई है, जो कि महीनों से किसी अनजान शक्ति के वश में थी। वो आज इस सुधाबाई कुंड में नहाने के बाद एकदम ठीक हो गई, जैसे जादू हो गया हो। रात को होटल वापस आने से पहले सिया ने जिद कर दी कि एक बार और कुंड के दर्शन करके चलते हैं ना। कुंड पास ही था, तो पेरेंट्स ने सिया की बड़ी बहन को साथ जाने को कहा। अनाया, 19 साल की साइंस स्टूडेंट, जो कि देखने में फ्रस्ट्रेटेड थी इस वक्त, क्योंकि उसके दोस्तों का गोवा ट्रिप ऑन था और वो यहाँ पुष्कर के पास सुधाबाई कुंड में अपनी बहन के साथ आई हुई थी, एक ऐसी चीज़ के लिए जिस पे उसका भरोसा भी नहीं था, क्योंकि वो साइंस की स्टूडेंट थी और वो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। पेरेंट्स के फोर्स की वजह से अब दोनों बहनें उस कुंड के पास खड़ी और शांत पानी को घूर रही थी। अनाया गुस्से में बोली, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, कि तुझे सच में लगता है कि जो भूत था, जो तेरे ऊपर भूत था, वो इस पानी में नहाने से भाग गया हो और तू ठीक हो गई? क्या बकवास है। सिया की डरी हुई आवाज़, लेकिन देखो मैं ठीक तो हो गई ना दीदी। अनाया, ऐसी हालत में जगह बदलना भी एक थेरेपी होती है।
तुझे बस फ्रेश एयर चाहिए थी, चेंज ऑफ प्लेस। और तभी एक लाउड अनाउंसमेंट ने दोनों को चौंका दिया। सुधाबाई कुंड के आसपास जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश है, सूरज ढलने के बाद पानी में ना जाएं। सामने दीवार पर लाल रंग से लिखा भी हुआ था, एक चेतावनी के तौर पर, दिन ढलने के बाद पानी में ना उतरें, पानी पर बुरी शक्तियों का प्रकोप बढ़ जाता है। दोस्तों देखो, जब आप किसी जगह पर जाते हो और जब आपको कोई हिदायत देता है, कोई इन्फॉर्मेशन देता है, तो हम जनरली हंसकर टाल देते हैं। पर ऐसी हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस पे इन सारी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो कि इन दोनों बहनों ने किया। ये पढ़ते ही जो दीवार पे लाल रंग से लिखा था, अनाया गुस्से से बड़बड़ाते हुए उस कुंड की तरफ पड़ जाती है। अगर सच में भूत होता ना तो दिखता। कहाँ है इस पानी में? सारी ट्रिप खराब करवा दी इस कुंड ने। इतना कहते हुए वो कुंड में पैर डुबो लेती है, जूते समेत। दूर खड़ी सिया को महसूस होता है जैसे आसमान में फैली रोशनी एकदम से डिम हो गई, जैसे कोई बल्ब ऑफ हुआ हो। सुन अनाया, चलते हैं, मुझे अब ठीक नहीं लग रहा है। अनाया कोई जवाब नहीं देती। सिया फिर बोलती है, अनाया चल, रात को यहां रुकना ठीक नहीं है। अनाया अभी भी चुप बैठी थी, जैसे पानी में उसने कुछ अजीब देख लिया हो। सिया डरते हुए उसके करीब आती है और कंधे पर हाथ रखते हैं। सुन अनाया, चलना। अनाया, क्या हुआ है तुझे? अनाया की नजर कुंड की दूसरी तरफ बैठी लड़की पर टिकी हुई थी और वो लड़की हूबहू अनाया जैसी थी। सिया ने डरते हुए जैसे ही अनाया को फिर पीछे से खींचा तो उसके चेहरे पर किसी और का चेहरा था, खून से भरा डरावना चेहरा। ये देखते ही सिया झटके से पीछे हट गई, डर से, और उसकी हार्ट बीट किसी घोड़े की तरह दौड़ रही थी। वापस मुड़ी तो अनाया को किसी ने पानी में खींच लिया। सिया जोर से चिल्लाई, अनाया! और फिर वहां सन्नाटा। बहन को पानी में जाने के बाद देखने के बाद सिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। इस वक्त तक सिया सिर्फ ऊपर से देख रही थी। अचानक उसके कान में कोई फुसफुसाया, जैसे किसी ने बहुत दूर से उसका नाम लिया हो। सिया! वो घबरा कर नीचे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुंड के दूसरे छोर पर अनाया जैसी एक परछाई खड़ी थी जो पानी में भीगी थी। उसने डरते हुए फिर आवाज लगाई, अनाया, ये तू है क्या? देख, मुझे डर लग रहा है। लेकिन अब वो जो साया था वो धीरे धीरे सिया के करीब आ रहा था। फिर एक और डरावनी आवाज ने सिया को और डरा दिया। घर चले। ना कोई एक्सप्रेशन, ना कोई रिएक्शन, बस शरीर से टपकता हुआ पानी। अब कंफ्यूजन और डर में सिया कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। हर बढ़ता कदम उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजान इंसान के साथ वापस जा रही थी। वो कुंड से एग्जिट लेते हुए एक दो बार फिर मुड़कर देखती है कि उसे लगा कि शायद उसका ये जो भी वो ये सब कुछ देख रही है वो एक भ्रम है। वो शायद टूट जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो अपनी जिस बड़ी बहन के साथ आई थी वो उसे वापस दिख जाएगी। ये पानी से निकली हुई अनाया उसे थोड़ी अजीब सी लग रही थी, पर अब वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। चलते चलते दोनों बहनें अब होटल की तरफ जाती हैं। सुनसान सड़क पर अनाया एकदम शांत। सिया उसके इस बिहेवियर से डर चुकी थी। ऑलवेज, ऑफ कोर्स डर तो लगेगा ही। जब आप एक ऐसी जगह से आए हैं, आपने एक ऐसी वार्निंग पढ़ी है और एक अजीब सा बिहेवियर देख रहे हैं आप। सिया के अंदर भी वैसा ही एक डर था। होटल के गेट पर अचानक ही एक अनजान आवाज सिया ने सुनी, सिया, मुझे पानी में छोड़ के क्यों भाग आई? ये सुनते ही सिया वहां रुक गई। उसने पलटकर अनाया को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी इविल स्माइल थी जो कि अनाया की नहीं थी। सिया जानती थी कि यह स्माइल अनाया की नहीं है। अनाया ये बोलकर स्माइल करती हुई उसके सामने से अंदर होटल में चली गई। लेकिन सिया दरवाजे पर खड़ी हुई उस सुनसान सड़क को देखती है और फिर
सामने से अंदर जाती हुई अनाया को। वो सोचने लगी कि जो उसने सुना वो सच था या बस भ्रम था, कि उसके मन की आवाज़ थी या सही में किसी ने उसके कान में ये बात बोली। खुद को समझाती बुझाती हुई उसने होटल में एंट्री ली। लिफ्ट में दोनों साथ अंदर गए। छोटा सा इनक्लोज स्पेस था, बहुत बड़ा होटल नहीं था, तो उसकी लिफ्ट भी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट थी। ऊपर लौटती हुई नियॉन लाइट्स की रिफ्लेक्शन थी लिफ्ट के अंदर। अनाया दूसरी तरफ फेस करके चुपचाप खड़ी थी दीवार की तरफ। फिर किसी के कराहने की आवाज़ धीरे धीरे सिया के कानों में पड़ने लगी। अब सिया ने वो आवाज़ सुनने के बाद गर्दन घुमाई तो उसने देखा कि अनाया उसकी तरफ वही ईविल स्माइल लेकर उसकी तरफ देख रही थी और वहीं खड़ी थी उसके साथ। सिया डर भरे गुस्से में चिल्लाती है, क्या हो गया है तुझे? और ये कैसा सा मुंह बना रखा है तब से? और तभी एक गर्दन टूटने जैसी आवाज ने सिया को और डरा दिया। वो आवाज ऐसी थी जो कि किसी की गर्दन चिटकने की नहीं होती है। जैसे आप किसी की गर्दन तोड़ते हैं तो उस तरह की जो आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ अनाया की गर्दन से आई। अब सिया ने नोटिस किया कि अनाया के पैर ज़मीन से कुछ इंच ऊपर थे। उसकी गर्दन घूमी, आंखें बिल्कुल सुर्ख-लाल, और वो कर्राती आवाज़ बिल्कुल किसी दानव जैसी, जो कि अनाया की बिल्कुल भी नहीं थी। सिया, मुझे पानी में क्यों छोड़ के भाग आई? सिया की चीख निकल गई और जैसे ही वो चीखी, लिफ्ट का डोर ओपन हुआ। वो सीधा अपने रूम की तरफ भागी और बेसुध होके अपने पापा को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड ही हुए थे कि सिया को रियलाइज हुआ कि उसके बस होठ हिल रहे हैं, कोई आवाज़ तो निकल ही नहीं पा रही है। उसने एक गहरी सांस ली और तभी कमरे से अनाया और उसकी माँ एक साथ बाहर आए। माँ पूछती है, कहाँ थी तुम? और जो अनाया माँ और पापा के बीच में खड़ी थी, बिल्कुल ड्राई कपड़े, पोस्चर नॉर्मल, अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए। ये देखकर सिया के शरीर में सनसनी दौड़ गई। उसके दिमाग में चल रहा था कि वो जिसके साथ होटल में आई थी वो कौन थी। उसने गेट के बाहर झांका, कॉरिडोर खाली था। वो सामने खड़ी अनाया से सवाल करती है, तू कहाँ थी? उसके मुंह से बस आधा सेंटेंस ही निकलता है। पेरेंट्स उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखते हैं। सिया, कहाँ थी तुम? मैंने कुछ पूछा? उसकी माँ ने कहा। सिया समझाने की कोशिश करती है और तभी उसे कॉरिडोर में कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। बेड पर बैठी अनाया मुस्कुरा रही थी। सिया अब अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है। जो कुछ भी उसने देखा वहाँ पे, कुंड पर, रास्ते में, लिफ्ट में, जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस किया, ये सब सुनने के बाद पापा उसे लिफ्ट दिखाते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। वो उसे समझाते हैं कि बेटा थक गई होगी, सो जाओ। और सिया के साथ ये सब चीज़ें पिछले कुछ महीनों से भी हो रही थी, तो ये बहुत लाजमी था कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर विश्वास ना करें। डरी हुई सिया अपने बेड पर लेटी थी और अनाया दूसरे बेड पर। रात के करीब 3 बजे, बिना किसी वार्निंग के एसी बंद, फैन बंद, लाइट 2 बार फिकर और फिर टोटल अंधेरा। बेड के नीचे से पानी टपकने की आवाज। सिया डर चुकी थी। उसने टॉर्च ऑन करी तो फ्लोर बिल्कुल सूखा था, पर जैसे ही टॉर्च उसने अपनी बहन आन्या की तरफ घुमाई, उसके हाथ से टॉर्च डर के मारे हिलने लगी। आन्या मैट्रेस से 2 फुट ऊपर हवा में लटक रही थी। हाथ 2 तरफ जॉइंट्स के अंदर से हल्की क्रैक की आवाज। ये सब देखने पर सिया एकदम से चीखती है। इस बार आवाज दूसरे कमरे तक पहुंचती है जहां उसके पेरेंट्स थे।
पेरेंट्स की नींद खुली, वो एकदम से भाग कर आते हैं। जैसे ही स्विच ऑन किया, बोर्ड से सिर्फ स्पार्क्स, दीवारों पर गीली काली लकीरें, बिल्कुल सुधा भाई कुंड के पानी जैसी, ऊपर से नीचे तक बहते पानी के निशान। और तभी आन्या की आंखें खुल जाती हैं। एक पल के लिए उसकी असली आवाज, ऐसा लगा जैसे उसकी बहन एक पल के लिए उससे बात कर रही हो, उसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। भाग सिया, भाग, मुझे छोड़ दे। तुरंत ये बोलते ही तुरंत अनाया की रीढ़ झटके से टेढ़ी, एक तेज क्रैक, बॉडी उल्टी, एकदम मोम डॉल की तरह मुड़ती है, सर नीचे पैर ऊपर, होठ के कोने से काला पानी टपकने लगता है। अब ये सब उसके मम्मी पापा के सामने हो रहा था। वो समझ गए थे कि अनाया के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है। पापा उसके पैर पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश करते हैं और एक इनविजिबल झटका उन्हें उल्टा फेंकता है। वो वार्डरोब से टकराते हैं, शोल्डर से हड्डी टूटने की क्लियर साउंड। ये सब देखकर मां चीखती है। आन्या उल्टा लटकते हुए धीरे धीरे सिया के बिल्कुल पास आ जाती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, आवाज सीधा कान के अंदर, सिया, मुझे पानी में छोड़ के क्यों भाग आई? हर एक लफ्ज के साथ सिया को फील होता है जैसे किसी ने उसका सर पानी के नीचे ढकेला हो। सांस रुक रही हो, पर वो पानी में नहीं थी। कमरा अभी भी ड्राई था। एक सेकंड के लिए फिर से अनाया का चेहरा नॉर्मल होता है, आंसू, पैनिक। ये नहीं छोड़ रहा, हम दोनों को साथ ले जाना चाहता है। फिर फेस फूल कर वापस पानी जैसा हो चुका था। पूरा कमरा एक झटके से हिलता है, फोटो फ्रेम्स गिरते हैं, ग्लास टूटते हैं और दरवाजा धड़ से बंद होकर लॉक। बाहर से स्टाफ के थपथपाने की आवाज। होटल में सबको पता चल चुका था कि इस कमरे में कुछ तो हुआ है। लोग एकदम से दौड़ते हैं, दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। अंदर से सिर्फ एक लंबी चीख आती है और उसके कुछ देर बाद एकदम डेड साइलेंस। इस घटना के 2 हफ्ते बाद पुष्कर से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से तालाब में 2 लाशें तैर रही थीं। दोनों यंग लड़कियां, एक थोड़ी बड़ी, एक थोड़ी छोटी, आन्या और सिया। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।